हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। सो गाइज, हम लोग कर रहे हैं चैप्टर 2 बिजनेस स्टडीज। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। गाइज, हम लोग ने एक लास्ट में किया था प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय F.W. टेलर। आज उन्हीं F.W. टेलर ने कुछ टेक्निक्स दिए हैं जो ये प्रिंसिपल्स है साइंटिफिक मैनेजमेंट के, उनको हेल्प करने के लिए। ओके, तो इनके टेक्निक्स देखते हैं। देखिए, चार साइंटिफिक मैनेजमेंट किसने दिए? F.W. टेलर ने। उसके बाद उन्होंने टेक्निक्स भी दिए हैं। कितने? 7 है लगभग। तो एक एक करके इसको समझते हैं। द टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट हेल्प्स इन एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल। साइंटिफिक प्रिंसिपल जो है, जो हम लोगों ने साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़े हैं, उसको हेल्प करने के लिए ये टेक्निक बहुत काम आने वाले हैं। ओके, फॉर दिस टेलर सजेस्ट द फॉलोइंग टेक्निक। कौन से टेक्निक है, चलिए देखते हैं। पहला, फंक्शनल फॉर्मेनशिप। अब ये क्या है देखिए, पढ़ेंगे बाद में, पहले मैं आपको इजी वे में समझा देता हूं। जैसे ये फैक्ट्री है, फैक्ट्री को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक प्लानिंग, एक प्रोडक्शन। ओके, प्लानिंग में आप यहां देखना, ओके, प्लानिंग में 4 लोग, प्रोडक्शन में 4 लोग। और ये 4 लोग, आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये वर्कर नहीं है, ये वर्कर नहीं, ये मैनेजर ही है। ओके, वर्कर इनके नीचे आएंगे। ओके, वर्कर इनके नीचे आएंगे। ओके, वर्कर इनके नीचे आएंगे। तो इनका ये जो फंक्शन है, फंक्शनल फॉर्मेनशिप, इसके अंदर 8 टेक्निक्स, 8 वे काम करने के, 8 लोग बैठाए जाएंगे, 8। और ये वर्कर नहीं है, ओके, ये मैनेजर ही है। तब देखिए कैसे होता है, क्लीन कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस टेक्निक, द टास्क ऑफ सुपरविजन इज डिवाइडेड इनटू सेवरल स्पेशलाइज्ड फंक्शन एंड ईच फंक्शन इज एंट्रस्टेड टू ए स्पेशलिस्ट फॉरमैन। तो ये जो 8 लोग हैं, ये स्पेशलिस्ट होंगे हर एक काम के। ओके, 4 प्लानिंग में और बाकी प्रोडक्शन में 4 लोग। ओके, दिस कॉन्सेप्ट वाज एक्सटेंडेड टू द लोएस्ट लेवल ऑफ द शॉप फ्लोर। ओके, मतलब लोएस्ट लेवल के भी नीचे। ओके, वर्कर लोग के लिए, कि वर्कर लोग को हेल्प किया जाएगा इसके लिए। ठीक है, ये लोग मैनेजर ही हैं, ये अपने नीचे वाले को क्या करेंगे? गाइड करेंगे। कैसे गाइड करेंगे देखिए। टेलर अप्लाइड द प्रिंसिपल्स ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। टेलर ने इनको डिवीजन ऑफ वर्क से, इसका डिवीजन ऑफ वर्क का ही एक्सटेंशन है, समझ लीजिए, डिवाइड कर दिया गया है। यहाँ पे 4 लोग हैं, 4 काम करेंगे। यहाँ पे 4 लोग हैं, तो काम बट गया कि नहीं? चारों को अलग अलग काम मिलेंगे, है नहीं? तो ये डिवीजन ऑफ वर्क ही कहलाएगा। टू एड स्पेशलाइजेशन, और ये क्यों किया गया? ताकि जो जिसमें स्पेशलिस्ट हो उसको वो काम दिया जाए। ही सेपरेट प्लानिंग एंड डूइंग, एक प्लानिंग और एक डूइंग। ऑपरेशन यहाँ पे होगा, यहाँ प्लानिंग होगा। ओके, एंड ईच फंक्शन इज मैनेज्ड बाय ए ग्रुप ऑफ 4 फोरमैन। हो गया, ईच फंक्शन 4। ओके, टोटल 8। फंक्शनल फॉर्मेनशिप इज ए टेक्निक व्हिच एम टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ सुपरविजन। ये क्यों बनाया गया? ये इसलिए बनाया गया कि ताकि सुपरविजन का जो सुपरविजन हो बहुत अच्छा हो, ओके, बहुत इफेक्टिव हो, इसीलिए बनाया गया। अब देखिए आगे क्या होता है। अंडर प्लानिंग डिपार्टमेंट, अब प्लानिंग डिपार्टमेंट में देखिए क्या क्या है, कौन कौन है प्लानिंग डिपार्टमेंट में? 4 लोग, ये सुनो, 4 लोग होंगे प्लानिंग डिपार्टमेंट में। पहला इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, ये इंस्ट्रक्शन देगा ये वर्कर को। ये लोग वर्कर नहीं है, ये वर्कर को इंस्ट्रक्शन देगा, ये करो, इसके बाद ये करो। ओके, ये ऐसा नहीं करना है, मतलब पूरा ओवरऑल इंस्ट्रक्शन बनाया हुआ है, प्लान किया हुआ है। ओके, ये इंस्ट्रक्शन देने का काम करेगा। तो ड्राफ्ट इंस्ट्रक्शन फॉर द वर्कर्स, एकदम सिंपल। रूट क्लर्क, ये रूट बताएगा, रास्ता देगा,
कि इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये काम। ओके, तो कौन से काम के बाद कौन सा काम करना है और कौन सा रूट फॉलो करना है, ये रूट क्लर्क भाई साहब बताएंगे। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, कौन से काम को करने के लिए कितना टाइम लगेगा, कितना कॉस्ट लगेगा, ये किसका काम है, प्रिपेयर करना, टू प्रिपेयर टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क इन भाई साहब का। ओके, डिसिप्लिनेरियन, ये खराब ही हो जाएगा तो बस सब डिसिप्लिन में आ जाएंगे, सीधा बात है, इसको समझाने की कोई जरूरत नहीं है, सब डिसिप्लिन में रहेंगे। तो एनसीओ डिसिप्लिन रेस्पेक्टिवली, मतलब डिसिप्लिन मतलब क्या, टाइम पे आओ, टाइम पे काम करो, टाइम पे लंच करके बैठ जाओ, ये सब ना, तो ये ओवरऑल डिसिप्लिन देखेंगे। तो ये 4 लोग हो गए। ओके, फॉरमैन हो गए, ये चारों क्या है, फॉरमैन। अब देखते हैं प्रोडक्शन वाले में। अंडर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट स्पीड बॉस, क्या हो गया पहला, चारों में से 4 इसमें भी है, स्पीड बॉस। ये देखेगा कि कितने स्पीड में काम हो रहा है, क्या पता ये लोग काम निपटाने के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही फास्ट तो नहीं कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा स्लो तो नहीं कर रहे हैं, स्पीड देखेगा ये काम का। ओके, गैंग बॉस, ये गैंग बॉस मतलब ये नहीं कि मारपीट करने आ रहा है, गैंग बॉस का मतलब टू कीप मशीन एंड टूल्स एक्सेट्रा रेडी, मशीन कहाँ से लानी है रेडी करके रख देना। ओके, टूल्स वगैरह, पता चला कि काम करने गए कुछ टूल्स वगैरह मिल नहीं रहा है, वर्कर ढूंढने में परेशान, 5 घंटा खत्म। ठीक है, तो गैंग बॉस मतलब सारे चीज़ को अरेंज कर लेना, मशीन या टूल्स वगैरह जो भी है, और वर्कर्स के लिए। रिपेयर बॉस, कोई मशीन खराब हो गया ये उसको देखेगा, कोई मान लो आप कोई टूल्स खराब हो गया, कोई मशीन खराब हो गया, तो इसका रिपेयर करने का काम रिपेयर बॉस का। उसके बाद है इंस्पेक्टर, वही जिस तरीके से डिसिप्लिनेरियन उस तरीके से इंस्पेक्टर, एकदम नज़र गड़ाए रखेंगे सब पे कि कौन क्या काम कर रहा है, कौन बैठा है, कौन सो रहा है। ओके, तो बहुत ही आसान है, सीधा बात है, एक बार और मैं बता देता हूं, बहुत ही आसान है। ये पूरा फैक्ट्री है, ठीक है, एक है प्लानिंग डिपार्टमेंट, एक है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ओके, ये प्लानिंग है। ओके, इसमें 4 लोग, इसमें 4 लोग। ओके, और ये चारों लोग वर्कर नहीं है, वर्कर नहीं है, वर्कर इनके नीचे आएंगे। ओके, ये वर्कर इनके नीचे आएंगे, ये वर्कर को इंस्ट्रक्शन देंगे लोग। ओके, फॉरमैन है ये लोग। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, आज इस चैप्टर को खत्म करना है। ओके, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। काम स्टैंडर्डाइजेशन हो और सिंपल हो। अब देखिए, पता चला एग्जाम्पल, बिस्किट का पैकेट बनाना है। ओके, इतना बड़ा बिस्किट का पैकेट मान लो बना दिया, ये कोई साइज है? ओके, ये कोई साइज है बिस्किट का पैकेट का? नहीं है। तो स्टैंडर्ड एक होना पड़ेगा। ओके, और सिंपल होना पड़ेगा। तो कोई भी चीज, अब यहाँ पे पैकेट में कुछ भी लिखा हुआ है जो जरूरत भी नहीं है। हाँ, जो चीज जरूरत है, इंग्रेडिएंट क्या है, एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, ब्रांड, ये तो जरूरी है, लेकिन बिना मतलब सिंपल तरीका से अगर कोई चीज पैकेजिंग होगा और एक स्टैंडर्ड साइज का बनेगा तो जाके प्रोडक्ट बिकेगा। ये चलो, तो स्टैंडर्डाइजेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर एवरी फेज ऑफ बिजनेस। और ये हर फेज में स्टैंडर्ड, आप प्रोडक्शन में ही नहीं, सिर्फ प्रोडक्शन में भी नहीं, आपको मार्केटिंग में आप जब बनाओगे, मान लो कोई होर्डिंग वगैरह बना रहे हो, तो उसमें मार्केटिंग कर रहे हो, कुछ पैम्पलेट बना रहे हो, तो उसमें भी स्टैंडर्ड झलकना चाहिए। ओके, एंड सिंप्लीफिकेशन भी होना चाहिए। इट इन्वॉल्व फिक्सिंग सर्टेन वैल्यूज ऑफ स्टैंडर्ड इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स। हाँ, क्वालिटी क्वांटिटी में भी स्टैंडर्ड होना चाहिए। जैसे मैंने बोला, एक साइज, प्रॉपर साइज होना चाहिए कोई भी चीज़ का। बाय यूजिंग स्टैंडर्डाइजेशन स्टैंडर्डाइज्ड इक्विपमेंट्स, ये अलग अलग है, स्टैंडर्डाइज्ड इक्विपमेंट्स, मटेरियल, प्रोडक्शन मेथड एक्सेट्रा। कोई भी चीज़, मटेरियल हो, मटेरियल भी स्टैंडर्ड तरीका का हो। ओके, प्रोडक्शन मेथड भी अच्छा हो। ओके, तो ये जो चीज़ है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टैंडर्ड में भी आप देख सकते हो कि एबनॉर्मल ना दिखे कोई भी चीज़। तो टू रिड्यूस द गिवन लाइन और प्रोडक्ट टू फिक्स टाइप, साइज एंड कैरेक्टर, वही किस टाइप का होना चाहिए, साइज क्या होगा उसका, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, ये सब लिखा रहना पड़ेगा। टू स्टैब्लिश इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट एंड प्रोडक्ट, टू स्टैब्लिश क्वालिटी स्टैंडर्ड, क्वालिटी भी स्टैंडर्ड होना है। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। अब सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या है? सिंप्लीफिकेशन रेफर्स टू एलिमिनेटिंग अननेसेसरी वैराइटीज। हाँ, अननेसेसरी वैराइटीज, अननेसेसरी कोई भी चीज़ में सिंपल ही होना है, वैरायटी भी। अब पता चला कि
मान लो बिस्किट का ही एग्जांपल लेते हैं। हाँ, एक कंपनी है, मान लो कोई भी एबीसी कंपनी है, एक बिस्किट बनाई जो थोड़ा मतलब मान लो मीठे टाइप का बिस्किट है, एक सॉल्ट है, थोड़ा सॉल्टी है, ओके, और एक अलग ही टाइप का बना दिया, एक अलग ही टाइप का मतलब बनाया जा रहा है उसको, मतलब अलग अलग प्रकार के बिस्किट। तो चलने में चलेगा दो या तीन ही चलेगा, बाकी सब बिना मतलब का बनाया जा रहा है, ओके। तो वैसे नहीं होने वाला है, वैसे नहीं चलता है। तो एक ही दो वैरायटी बनाओ, लेकिन एकदम टॉप क्वालिटी का बनाओ, ओके। तो ये है सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। इट एम्स टू एलिमिनेट अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट साइज एंड टाइप। तो अलग पता चला कोई एक बिस्किट है, बिस्किट का 50 टाइप बना के रखा हुआ है, अरे 5 बनाओ लेकिन प्रॉपर बनाओ, ओके। चलिए अब देखते हैं मेथड स्टडी इज कंसर्न विद फाइंडिंग वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग जॉब। मान लो एक प्रोसेस से काम हो रहा है, ठीक है, तो जरूरी नहीं है, आप अगर थोड़ा सा रिसर्च करोगे, थोड़ा एनालाइज करोगे, तो इससे बेटर प्रोसेस भी आपको मिल सकता है। ये समझो एक वन बेस्ट वे भी आप, एक और अच्छा तरीका आपको प्रोडक्शन का मिल सकता है, या सेल्स का मिल सकता है, या मार्केटिंग का मिल सकता है, कोई भी तरीके का। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेथड स्टडी इज टू मिनिमाइज द कॉस्ट। मेथड स्टडी मतलब अगर मान लो कोई एक प्रोसेस फॉलो करके आपका कॉस्ट, मान लो कोई एक प्रोडक्ट पे 100 रुपये आ रहा है, और क्या पता अगर कोई दूसरा, आपको बस क्या करना है, कॉस्ट मिनिमाइज हो जाए, ये समझ लो। वैसा एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, ठीक है, अगर 90 रुपीज़ में भी काम हो जा रहा है तो आप उसको बेस्ट मानोगे, ये समझ लो। तो मेथड स्टडी इज कंसर्न विद फाइंडिंग वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग जॉब। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेथड स्टडी इज टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। द ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिनिमाइज हो जाए एंड मैक्सिमाइज क्वालिटी मैक्सिमाइज हो जाए। कुछ ऐसा प्रोसेस बताओ या मेथड बताओ प्रोडक्शन का, जिससे जो प्रोडक्शन जो क्वालिटी है, जो प्रोडक्ट का क्वालिटी हो वो अच्छा और हो जाए, ठीक है। एंड सेटिस्फैक्शन टू कस्टमर सेटिस्फाई होना पहला क्राइटेरिया होना चाहिए। कस्टमर सेटिस्फाई हो, किसके लिए कर रहे हैं हम लोग प्रोडक्शन, कस्टमर के लिए, ओके। मोशन स्टडी। अब मोशन स्टडी क्या है देखिए, मोशन स्टडी रेफर्स टू मेकिंग थोड़ा एनालिसिस ऑफ वेरियस मोशन बीइंग परफॉर्म बाय द वर्कर। अब एक वर्कर है, ओके, एक वर्कर है, ये मान लो ये वर्कर है, ये कितने बार काम के बीच में इधर उधर कर रहा है, ये हमें देखना है, ओके। अगर मान लो ये टॉयलेट चला गया, आया 10-15 मिनट में, फिर कहीं खाने चला गया, फिर थोड़ा रेस्ट लेने चला गया, अरे ऐसे थोड़ी होता है, ओके। तो मोशन देखना जरूरी है, ओके, वैसा नहीं होना चाहिए। टाइम स्टडी refers to technique which is used to determine the standard time taken by the workman of reasonable skill। हाँ, एक काम करने में कितना टाइम लगना चाहिए ये भी एनालाइज कर लेना है पहले ही। अगर मान लो कोई एक काम है, वर्क है, उसको करने में 3 घंटे लगते हैं, ठीक है, तो 3 घंटे से किसी वर्कर को काम दोगे तो वो 3 का 3.5 घंटा कर सकता है, या फिर 2 घंटा 50 मिनट में ही कर लेगा, है कि 10 मिनट पहले कर लेगा या आधा घंटा लेट कर लेगा, इतना हो सकता है। अब 3 घंटे का काम 7 घंटा में कर रहा है, ये तो फिर दिक्कत हो जाएगी बात, है कि नहीं। तो ये तो मतलब आउट ऑफ बाउंड्री ही होने वाला है ये तो टाइम स्टडी रेफर्स टू टेक्निक विच इज यूज्ड टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम टेकन बाय वर्कमैन ऑफ रीजनेबल स्किल एंड एबिलिटी टू परफॉर्म वेल डिफाइंड जॉब, ओके। एक जॉब परफॉर्म करने के लिए कितना एक स्टैंडर्ड टाइम लगेगा वो निर्धारित कर देना जरूरी है, क्योंकि देखिए टाइम अगर पता रहेगा कि हाँ ये काम इतना टाइम पे हो जाना चाहिए, सब एनालिसिस करके बैठना होगा पहले, तो आपको जज करने में ठीक रहेगा वर्कर को कि हाँ इसने ठीक ही किया है। अगर 3 घंटे का काम है, अगर 3.5 घंटा ले लिया तो चलो ठीक है, हो सकता है। अब 3 घंटे का काम पूरा दिन इसी काम को करने में, जो काम 3 घंटे का था पूरा दिन लगा दिया, तो ये तो गलत हो जाएगा। फैटिग स्टडी रेफर्स टू डिटरमाइन द अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल रिक्वायर्ड इन कंप्लीटिंग टास्क। अब ये क्या है, देखिए ये है कि एक काम को करने के लिए कितना रेस्ट इंटरवल दिया जाए और कितने देर का दिया जाए, तो ये डिपेंड करता है आपका काम किस तरीके का है, ये डिपेंड करता है आपका काम किस तरीके का है। अगर आपका मेंटल वर्क है तो ज़्यादा रेस्ट नहीं चाहिए, ओके। आप 10 मिनट, अगर आप मान लो कंप्यूटर पे पूरा दिन बैठे हो, तो पूरा दिन तो कोई नहीं बैठ सकता, तो आपको क्या करना है कि 10 मिनट झपकी ले लिया या आंख बंद करके थोड़ा देर 5 मिनट रेस्ट कर लिया आंखों को। अगर कोई फिजिकल वर्क कर रहा है उसके लिए उसको 1 घंटा भी देना होगा,
देना पड़ सकता है कि वो फिजिकल वर्क सुबह से कर रहा है 9 बजे से, तो 2 बजे के बाद या 1 बजे जो भी है, ठीक है। तो फिजिकल, मेरा कहने का मतलब ये है कि फिजिकल वर्क में ज़्यादा रेस्ट इंटरवल होगा और आपका जो मेंटल वर्क है उसमें थोड़ा कम होना चाहिए। ओके, तो fatigue study refers to determining the amount and frequency of rest interval required in completing tasks. So fatigue means tiredness from physical and mental work. Physical work अलग, mental work के लिए अलग होना चाहिए। Taylor suggests that a person gets tired when he works continuously without a break. तो बिना ब्रेक के काम करते रहेगा कोई तो वो थक ही जाएगा। तो उसको भी कितना देर का देना है ये डिपेंड करता है काम पे। ओके, किस तरीके का काम आप कर रहे हो, एक वर्कर किस तरीके का काम कर रहा है। 7वां डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, ये लास्ट ही है आपका। तो पीस वेज सिस्टम का मतलब ये है कि मान लो सैलरी तो फिक्स है, ओके, सैलरी तो फिक्स्ड है, लेकिन आप बोल दो कि अगर जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करके देगा, मान लो सैलरी फिक्स्ड है, रोज 50 यूनिट आपको प्रोडक्शन करना है, अगर जो 1 यूनिट भी ज़्यादा दे दिया, 1 यूनिट पे मैं 20 रुपया दूंगा, कितना, 20 रुपीज़, तो खुद ही अपना काम करेंगे। ओके, तो उसी को बोलते हैं डिफरेंशियल पीस। वैसे एक पीस पे आप 20 रुपया कर दो या 10 रुपया कर दो, जो भी, हाँ, मतलब एक एक्स्ट्रा पैसा। तो डिफरेंशियल पीस वेज रेफर्स टू ए सिस्टम इन विच एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर आर पेड एट डिफरेंट रेट। ओके, तो जो काम कम करेंगे उसको कम मिलेगा, जो ज़्यादा करेंगे उसको ज़्यादा मिलेगा, इस टाइप का रेट बांध दो। ओके, तो यही था शायद, और तो कुछ है नहीं, मुझे नहीं लगता है। अरे कहाँ भाग रहे। According to Taylor, financial incentive act as a motivator and scope of extra earning motivates the worker to put extra effort. ओके, तो अगर फाइनेंशियली मोटिवेट किया जाए किसी को तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ओके, सबको पैसा चाहिए, सबको घर चलाना है, ये सब। तो अगर बोल दो कि जो यूनिट, मतलब जो ज़्यादा यूनिट प्रोडक्शन करेगा आज, उसको मैं एक्स्ट्रा पैसा दूंगा। तो बस यही था, और आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मुझे ऐसा ही लगता है। और आप लोग स्क्रीनशॉट देखिए, मैं पढ़ाते रहूँगा तो अगर मैं साइड हो जाऊँ तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, 2 बुक को लेके मैं पढ़ाता हूँ, एक पूनम गांधी और एक संदीप गर्ग, दोनों का मिक्स करके जो जहाँ से ईजी लगे, ताकि आपको दिक्कत ना हो। क्योंकि आपको क्या है, बिजनेस में लिखना है, समझना है और लिखना खूब है, क्योंकि बिजनेस में लिखना ही पड़ता है ज़्यादा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा चैप्टर 2। अब चैप्टर 3 करेंगे नेक्स्ट क्लास।